दोस्तों, आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की विजय। शहजादा मफरूर और मलका मखमूर दोनों शादी करके काफ़ी खुश रहने लगे। मफरूर गाय चराता और खेत जोतता, तो वहीं मखमूर खाना पकाती और चरखा चलाती। इस तरह दोनों मिलजुल कर अपना जीवन चलाते थे। दोनों अपनी इस शादीशुदा ज़िंदगी से काफ़ी खुश थे। उनके जीवन में कोई फिक्र या परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे हर दिन एक जैसा नहीं रहता, उसी तरह उनके जीवन भी दिन बदलने लगे। इसका कारण था मफरूर के दरबार का नज़रबंद सदस्य बुला हवस खां एक फसादी आदमी था, जिस वजह से उसे दरबार से नज़रबंद निगरानी में रखना किया गया था। अब वह धीरे धीरे मलका मखमूर का खास बन गया। मलका अपने सभी सलाह उसी से लेने लगी। उसके पास एक हवाई जहाज़ था, जिस पर बैठकर वह महज कुछ ही मिनटों में हजारों मील दूर दुनिया की सफ़र करता और खबर लाता था। कभी कभी मलका भी उस जहाज़ पर बैठकर दूसरे देशों की सैर करती थी। बुलहवस कहता था कि बादशाह को अपना सामान्य अन्य देशों में भी फैलाना चाहिए। उन्हें दूसरे देशों पर कब्जा करके धन जग कमाना चाहिए। इसी तरह की कई बातें करके वह मलका के कान भरता और मलका भी उसकी बातों को ध्यान से सुनती। धीरे धीरे मलका के मन में भी बुलहवस की बातें घर कर गई और उसे अभी अपना सुखी जीवन परेशान करने लगा। मगर मफरूर एक शांति प्रिय व्यक्ति था। धीरे धीरे दोनों पत्नी के बीच कलह पैदा होने लगी और उनके रिश्ते में सिर्फ संदेह रह गया। इतना ही नहीं, उसके कुछ दरबारी भी उसका विरोध करने लगे। इन सबसे परेशान होकर एक दिन उसने सारी सल्तनत मलका के हवाले कर दी और खुद एक पहाड़ी इलाके में जाकर छिप गया। इस बात को वर्षों गुजर गए। अब मलका अपने सल्तनत की रानी थी। दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए उसने एक बड़ी सेना तैयार कर ली थी, जिसे लेकर उसने कई पड़ोसी मुल्कों पर आक्रमण किया और उन्हें लूटा भी। वहीं इन सब के बीच उसके सल्तनत में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। उसके लोग आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे थे। इन्हीं में से एक था कर्ण सिंह बुंदेला। उसकी अपनी ही एक अलग फौज थी जो मलका के कारनामों के खिलाफ था। उसकी फौज कोई हथियार बंद सेना नहीं, बल्कि गाने बजाने वाले लोगों से भरी हुई थी। एक दिन कर्ण सिंह बुंदेला की फौज ने मलका के महल में चढ़ाई कर दी। मलका को लगा वो इन्हें आसानी से हरा देगी। यही सोचकर मलका ने कर्ण सिंह के काफिले पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजी। उसकी सेना ने जब वहां पहुंचकर कर्ण सिंह और उसके काफिले के गीत सुने, तो उनके दिमाग पर एक नशा छाने लगा। जिसने भी उनका गीत सुना, नशे में खोकर बेहोश हो गया। मलका दूर से यह सारा मजारा बस देखे जा रही थी। फिर उसने खुद वहां पर जाने का फैसला किया, लेकिन मलका का हाल भी उसकी सेना जैसा ही हुआ। उसने गीतों की आवाज़ सुनते ही वह भी मदहोश होकर बेहोश हो गई। इसके बाद कर्ण सिंह शाही महल में पहुंचता है और अपना गीत गाना बंद कर देता है। जैसे ही उसका गीत बंद होता है, मलका होश में आती है और उसने कर्ण सिंह से फिर से वही राग सुनाने की इच्छा जाहिर कर दी। मलका के साथ ही होश में आए उसके सिपाहियों ने भी अपना मत देते हुए कहा कि उन्हें भी वही राग सुनना है। उन्हीं के सल्तनत में सूबेदार लोचन दास भी रहता था। जब उसे कर्ण सिंह के विजय की खबर मिली, तो उसने भी विद्रोह करने की ठानी। वह भी अपनी फौज लेकर राजधानी में आ गया। मलका भी ने अपने सैनिकों को युद्ध करने के लिए तैयार कर रखा हुआ था, लेकिन इस बार भी यही हुआ। बंदूक और तलवार जैसे हथियारों से बंधे उनके सैनिक सूबेदार लोचन दास की फरकस करने वाली फौज के सामने एक पल भी नहीं टिके। जैसे ही उसके सैनिक युद्ध मैदान में गए, वहां पर सुंदर नर्तकियों, एक्टर, सर्कस और बाइस्कोप दिखाकर वो सभी अपना होश खो बैठे। सूबेदार लोचन दास की सर्कस फौज बर्फिस्तानी चोटियों और बर्फ़ के पहाड़ से लेकर पेरिस का बाजार, लंदन का एक्सचेंज, अफ्रीका के जंगल, सहारा के रेगिस्तान
और जापान की गुलकारियाँ जैसे सैकड़ों विचित्र आकर्षक दृश्य सर्कस में दिखा रहे थे। मलका भी पूरी फौज युद्ध भूलकर बेतहाफ होकर इन दृश्यों को देखते हुए बेहोश हो गई। यहाँ तक कि मलका भी बेहोश हो गई। वहीं लोचन दास अपनी विजय की हुंकार लगाते हुए जब शाही महल में आया तो मलका और उसके सिपाही होश में आए। एक बार फिर से उन्होंने लोचन दास से वही तमाशा देखने की इच्छा जाहिर। इसी तरह अपनी दूसरी हार देखकर मलका मखमूर को बहुत दुख हुआ। वह पूरा दिन सोचती रही कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन उसका सारा राज उसके हाथ से निकल जाएगा। इन हालातों के लिए वह शाह मसरूर को कोसती भी थी। उनका सोचना था कि अगर मसरूर इस तरह सल्तनत से न जाते तो आज उनकी ऐसी दशा नहीं होती। इसके बावजूद भी मलका में ठाना कि वो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए मसरूर की मदद नहीं लेगी। मलका जब भी उन आकर्षक गीतों को सुनती और मनमोहक सर्कस के दृश्य देखती तो उसे अपने सल्तनत की खबर नहीं रहती। वह सब कुछ भूलकर बस आनंद महसूस करती थी। एक दिन बुलहवस खां ने लिखा कि उसे उसके दुश्मनों ने घेर लिया है और वो चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। बुलहवस खां के संदेश का मलका पर कोई असर न हुआ। मलका और उसकी फौज गाने सुनने और दृश्य देखने में ही व्यस्त थे। इतने में दो सूबेदारों ने फिर से बगावत कर दी। इस बार मिर्जा शमीम और रफराज सिंह ने मिलकर राजधानी पर हमला किया। मलका की फौज में अब न पहले जैसी वीरता थी और न ही सल्तनत को बचाने की आग। गाने बजाने और सैर तमाशे ने उन्हें आराम से रहने वाला बना दिया था। वहीं मिर्जा शमीम की फ़ौज के सिपाही भी लड़ाकू नहीं थे। उसके किसी सिपाही के हाथ में फूलों के गुलदस्ते थे तो किसी के हाथ में इत्र की खुशबूदार शीशियाँ थीं। पूरे मैदान में बस मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रफराज की सेना में किसी सिपाही के पास बर्फ़ी और मलाई की टोकरी थी तो किसी के पास कोरमे और कबाब थे। कोई खुमानी और अंगूर लिए खड़ा था तो कोई इडली की चटनी और फ्रांस की शराब। मलका की फौज जैसे ही मैदान में आती है वह मिर्जा शमीम की सुगंधित खुशबू सूंघते ही मदहोश हो जाती। उसकी सेना ने अपने तलवार फेंक दिए और रफराज के स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ़ लेने लगे। इस बार उसकी फौज का हाल भिखारियों जैसा हो गया था जो तरह तरह के खाने के लिए अपना हाथ फैलाए मांग रही थी। सब कुछ खाने के बाद उसकी पूरी फौज वहीं पर बेहोश होकर ढेर हो गई। यही हाल मलका का भी था। वह भी जी भर खा पी लेने के बाद बेहोश हो गई। अब मलका अपनी पूरी सल्तनत हार चुकी थी। वह अब इन लोगों की गुलामी करने लगी। कभी करण सिंह के दरबार में हाजिरी लगाती तो कभी मिर्जा शमीम की खुशामद करती थी। हाँ, कभी कभी थक जाने या बीमार होने पर अकेले बैठकर घंटों रो लेती थी। वह मन ही मन चाहती थी कि मसरूर को मनाकर वापस ले आए, लेकिन अगले ही पल उसका मन बदल भी जाता था। बुलहवस खां ने जब सल्तनत की यह कमजोरी देखी तो उसने भी मलका से बगावत करने की ठान ली। उनकी फौज ने अगले ही पल में मलका की फौज को हराकर उसे बंदी बना लिया। गिरफ्तार करने के बाद मलका को एक कैद खाने में बंद करवा दिया गया। अब वह किसी का सेवक नहीं था बल्कि खुद मलका का स्वामी बन गया था। जिस कैद खाने में मलका को कैदी बनाया गया था वह काफ़ी विचित्र था। वह कैद खाना इतना लंबा चौड़ा था कि वहाँ से कोई बाहर नहीं भाग सकता था। वहाँ पर कोई पहरेदार नहीं थे, ना ही कैदी के हाथ पैरों में कोई बेड़ियाँ थे। फिर भी मलका अपने पूरे शरीर को तारों से बंधा हुआ महसूस कर रही थी। वह उस कैद खाने में अपनी इच्छा से ही हिल नहीं सकती थी। कैद खाने में दिन के समय वह ज़मीन पर मिट्टी के घरौंदे बनाती थी और उन्हें महल की तरह समझती थी। पत्थरों के टुकड़ों को गहनों की तरह पहनती और कहती थी कि उसके सामने इस हर तरह के हीरे जवाहरात फीके। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। मिर्जा शमीम, लोचन दास सभी उसे हर वक्त घेर कर रखते थे। उन लोगों के मन में डर भी था कहीं वह कैद में रहते हुए भी शाह मसरूर तक कोई संदेश न भेज दे। वहीं मलका भी उस कैद से निकल भागने की सोचने लगी।
एक दिन मलका बैठी बैठी सोचने लगी कि जो पहले उसके इशारों पर नाचते थे अब वही उसके मालिक बन गए हैं। वह जैसा चाहते हैं उसे वैसे ही अपने इशारों पर नचाते हैं। उसे अब अफसोस होने लगा था कि उसे शाह मसरूर की बात मान लेनी चाहिए थी। वह दिन रात बस इस कैद खाने से भागने और शाह मसरूर से मिलने का सोचती रहती। इसके बाद उनकी हर बात मानने की भी कसम खाती थी। अब यही सुन कर के ये सुनती थी यह सब सोचती। इसके बाद उनकी हर बात मानने की भी कसम खाती। खुद को कोसती कि उसके इस नमक हराम बुलंद हवस खा की बातें क्यों सुनी। यही सब सोचते सोचते मलका रो रही थी कि अचानक उसने अपने सामने एक हंसी लिए चेहरे वाला पुरुष देखा जिसने सादे कपड़े पहने हुए थे। मलका ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, आप कौन? मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा है। पुरुष, मैं इसी कैद खाने की देख रेख करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ। जब किसी कैदी की तबीयत खराब होती है तो उसे यहाँ से निकलने में मैं मदद करता हूँ। मलका ने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? पुरुष ने जवाब दिया, संतोष खा। मलका, क्या आप मुझे इस कैद से बाहर निकाल सकते हैं? इस कैद से बाहर निकाल सकते हैं? संतोष का, हाँ निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बताई बातों को मानना होगा। मलका, मैं आपके सारे हुक्म मानूंगी। खुदा के लिए मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल दें, मैं पूरी उम्र आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। संतोष, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मलका, मुझे शाह मसरूर से मिलना है। क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहते हैं? संतोष, हाँ मुझे पता है, मैं उन्हीं का नौकर हूँ, उन्होंने ही मुझे इस काम पर लगा रखा है। मलका, तो मेहरबानी करके मुझे यहाँ से निकालें और मुझे उनके पास ले चलें। संतोष, ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें ये रेशमी कपड़े और सोने के जवाहरात उतार कर फेंकने होंगे। बुल हवस ने इन्हीं जंजीरों से तुम्हें जकड़ा हुआ है। जो भी सबसे मोटा कपड़ा हो बस वही पहन लो। तुम्हारे पास जितनी भी इत्र की शीशियाँ हैं सब तोड़ दो। मलका ने ठीक वैसा ही किया जैसा संतोष ने करने के लिए कहा। इतने में वहाँ पर बुलफ हवस खां आ गया। रोते हुए कहने लगा, मेरी मालकिन मलका, मैं आपका गुलाम हूँ, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मलका ने उसकी तरफ देखा और गुस्से में मिट्टी के बनाए घरौंदे को पैरों से गिरा दिया। इसके बाद बुल हवस के शरीर का एक एक अंग काट कर जमीन पर गिरने लगा। अगले ही पल में वह जमीन पर गिरा और मर गया। यह देखकर संतोष ने कहा, मलका, क्या तुमने देखा तुम्हारा दुश्मन कितनी आसानी से खाक में मिल गया? मलका, काश मैं यह बहुत पहले करते तो आज ऐसे कैद में नहीं होती, लेकिन मेरे अभी और भी दुश्मन हैं। संतोष, चलो करण सिंह के पास चलते हैं। जैसे ही वह अपना गीत गाना शुरू करे तुम बस अपने कानों पर हाथ रख लेना। मलका करण सिंह के दरबार में गई। उसे देखते ही दरबार में चारों तरफ से गाने की धुन बजने लगी। मलका ने तुरंत अपने दोनों कान को बंद कर लिया। इतना करते ही करण सिंह के दरबार में आग लग गई। उसके सारे दरबारी जलने लगे। यह सब देखकर करण सिंह दौड़ता हुआ मलका के पैरों में गिर पड़ा और बोला, इस गुलाम पर रहम करे मालकिन, अपना कानों पर से हाथ हटा लें वरना मेरी जान जा सकती है। मलका, ठीक है, लेकिन मेरी शर्त है कि फिर कभी तू बगावत नहीं करेगा। तभी करण सिंह ने संतोष सिंह की तरफ गुस्से में देखा और उसे कोसते हुए दरबार से भाग गया। इसके बाद संतोष सिंह ने मलका को लोचन दास के पास जाने के लिए कहा। उसे समझाते हुए कहा कि जैसे ही वह अपने करिश्मे दिखाना शुरू करेगा तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। फिर मलका लोचन दास के पास गई। मलका को दरबार में देखते ही लोचन ने अपने सर्कस के कारनामे दिखाने शुरू कर दिया। इतने में मलका ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा देखकर लोचन दास मलका को सर्कस देखने के लिए उकसाने लगा, लेकिन मलका ने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर वह कांपता हुआ मलका के सामने आया और हाथ जोड़कर बोलने लगा, मालकिन कृपया अपनी आंखें खोलें और मुझ पर रहम करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ करने का एहसान करें। उसकी बातों को सुनकर मलका ने कहा, ठीक है, मैंने तेरी जान बख्श दी, लेकिन अब फिर कभी यहाँ पर सिर उठाकर न चलना।
लोचन दास ने मलका की बातें सुनते ही उसका शुक्रिया किया और वहाँ से अपनी जान लेकर भाग खड़ा हुआ। संतोष सिंह फिर दरबार में आता है और मलका से मिर्जा शमीम और रफराज के पास जाने के लिए कहता है। मलकों को समझाते हुए कहता है कि उनके पास जाते ही अपने एक हाथ से नाक बंद कर लेना और दूसरे हाथ से पकवानी को नीचे ज़मीन पर गिरा देना। इसके बाद मलका रफराज और शमीम के दरबार में जाती है और ठीक वैसा ही करती है जैसा संतोष ने बताया था। अगले ही पल मिर्जा शमीम और रफराज दोनों के सिर से खून गिरने लगा। उनके शरीर का अंग टूट कर गिरने लगा। इसी हालात में मलका के पास आते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हुजूर हम गुलामों पर रहम करें, अगर हमसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो इसे माफ़ करें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मलका ने उनकी बातें सुनकर कहा, रफराज को मैं जान से मारना चाहती हूँ क्योंकि उसके कारण ही मुझे जलील होना पड़ा। तभी संतोष सिंह ने वहाँ आकर मलका को ऐसा करने से रोक दिया। उसने मलका से कहा, इसे जान से मारना समझदारी नहीं है, इस तरह के सेवक का मिलना कठिन होता है। यह सभी सूबेदारों में अपना काम करने में सबसे बेहतर है, इसलिए इसे जान से मत मारिए, बस अपने काबू में रखिए। मलका ने ठीक वैसा ही किया। उसने दोनों की जान बख्श दी और उन्हें चेतावनी देते हुए रिहा कर दिया। वह दोनों अपनी अपनी जान लिए वहाँ से भाग गए। मलका की जीत और आज़ादी की खुशी की खबर सल्तनत में फैल गई। फौज और उसके लोगों ने उसके खुले दिल से स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ चारों बागी सूबेदार शहर में घात लगाकर छुप गए। फिर संतोष सिंह ने जब वहाँ से के लोगों और फौज को गरजदे खां फुक्रिया की नमाज अदा करने के लिए ले गए तो बागियों को वहाँ पर भी हार मिली। उनका एक भी इरादा सफल नहीं हुआ और वे वहाँ से चलते बने। मलका ने संतोष सिंह का शुक्रिया करते हुए कहा, मेरे पास इतनी ताकत या कोई शब्द नहीं है जिससे मैं आपके एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकूं। अब आप मुझे शाह मफरूर के पास ले चलिए, मैं उनकी सेवा करूंगी और उन्हीं के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारूंगी। संतोष सिंह, ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है, तुम घबराना मत। वहां चलने के लिए मलका ने बुलहवस का दिया हुआ हवाई जहाज़ मंगाया, लेकिन संतोष सिंह ने उससे जाने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि उसे पैदल ही अपना यह सफ़र तय करना है। मलका ने इस बार भी ऐसा ही किया। वह दिन भर बिना कुछ खाए पिए चलती रही। थकान के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उसके पैरों में छाले पड़ गए। उसने संतोष सिंह से कहा कि अभी और कितनी दूर है। संतोष, अभी बहुत दूर है, तुम्हें पूरे रास्ते चुप रहना होगा क्योंकि बातें करने से मंजिल और भी मुश्किल हो जाती है। रात होते होते वह एक नदी के किनारे पहुंची। वहाँ कोई नाव नहीं था। मलका ने संतोष से पूछा कि नाव कहाँ है। संतोष ने उसे बताया कि उसे नदी भी चलकर पार करनी होगी। मलका को नदी में जाने से डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और नदी पार करने के लिए उसमें उतर पड़े। अगले ही पल उसे मालूम हुआ कि वह नदी सिर्फ उसकी आंखों का धोखा थी। असलियत में वह बस एक रेतीली ज़मीन थी। जैसे जैसे रात बीत रही थी, मलका को लग रहा था कि यह सफ़र तय करते करते वह मर ही जाएगी, फिर वह इसे पूरा जरूर करेगी। सुबह तक वो एक पहाड़ी के सामने पहुंच चुके थे। उस पहाड़ की चोटियों आसमान से भी ऊंची थी। संतोष सिंह ने मलका से कहा कि शाह मसरूर इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर है। फिर उससे पूछा, क्या तुम इस पर चढ़ सकती हो? मलका ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं चढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद वह तेज़ी से उस पहाड़ पर चढ़ने लगी। पहाड़ के बीचों बीच आकर वह थक गई और वहीं बैठ गई। तभी फिर से संतोष सिंह ने उससे कहता है कि एक बार फिर से ऐसी ही हिम्मत करो। उसकी बातें सुनकर मलका फिर से हिम्मत बांधती है और फुर्ती दिखाते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगती है। जब वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाती है तो वहाँ की शुद्ध हवा में सांस लेते हुए उसे एक नई जिंदगी पाने जैसा एहसास होता है। जब उसको संतोष सिंह की उस तरफ देखा तो वह आश्चर्य से डूब गई। उसके सामने खड़ा संतोष सिंह का चेहरा शाह मफरूर का बन गया था। उसे देखते ही मलका शाह के पैरों पर गिर गई और रोने लगी। फिर शाह मसरूर ने उसे उठाकर गले लगा लिया।